जाड़ों के दिन थे। प्रातःकाल सूर्य की सुहावनी सुनहरी धूप में कलावती अपने दोनों बेटों को जांघों पर बिठाकर दूध और रोटी खिलाती। केदार बड़ा था, माधव छोटा था। दोनों मुंह में रोटी का कोर लिए कई पद उछल कूद कर फिर अपनी माँ की जांघों पर आ बैठते और अपनी तोतली बोली में इस प्रार्थना की रट लगाते थे जिसमें एक पुरानी से हृदय कवि ने किसी जाड़े के सताए हुए बालक के हृदय योगार को प्रकट किया है। देव देव धाम करो। माँ उन्हें चूमकर बुलाती और फिर उन्हें बड़े प्यार से कोर खिलाती। उसके हृदय में प्रेम की उमंग और आंखों में गर्व की झलक। दोनों भाई बड़े हुए साथ साथ गले में बाहें डाले खेलते थे। केदार की बुद्धि चुस्त थी, माधव का शरीर। दोनों में इतना प्यार था कि साथ साथ पाठशाला जाते, साथ साथ खाते और साथ ही रहते। दोनों भाइयों की शादी हुई। केदार की वधू चंपा अमित भाषणी और चंचली थी। माधव की बहू श्याम सांवली सलोनी रूप राशि की खान थी। बड़ी मृत्यु भाषण बड़ी ही सुशील और शांत स्वभाव की थी। केदार चंपा पर मोह और माधव श्यामा पर रीछे, लेकिन कलावती का मन किसी से ना मिला। वह दोनों से प्रसन्न भी थी और अप्रसन्न भी। उसकी शिक्षा दीक्षा का बहुत अंश इस व्यर्थ के प्रयत्न में वह होता था कि चंपा अपने कार्य कुशलता का एक भाग श्यामा के शांत स्वभाव से बदल ले। कुछ समय बाद दोनों भाई संतानवान हुए। हरा भरा वृक्ष खूब फैला और फलों से लग गया। वृक्ष में केवल एक फल दृष्टिगोचर हुआ, वह भी कुछ पीला सा मुरझाया हुआ। लेकिन दोनों अप्रसन्न थे। माधव को धन संपत्ति की लालसा और केदार को संतान की अभिलाषा। भाग्य की इस कूटनीति ने द्वेष का रूप धारण किया, जो स्वाभाविक था। श्यामा अपने बच्चों को संवारने सुधारने में लगी रहती, उसे सिर उठाने तक की फुर्सत नहीं मिलती। बेचारी चंपा को चूल्हे में जलना और चक्की में पीसना पड़ता। यह अनीति कभी कभी कटु शब्दों में निकल जाती है। श्यामा सुनती, कूटती और चुपचाप सह लेती, लेकिन उसकी यह सहनशीलता चंपा के क्रोध को शांत करने के बदले और बढ़ती। यहाँ तक कि प्याला लबालब भर गया। हिरन भागने की राह पर पाकर शिकारी की तरफ लपका। चंपा और श्यामा समकोण बनाने वाली रेखाओं की भांति थी। उस दिन से एक ही घर में दो चूल्हे जले, परंतु भाइयों ने दाने की सूरत न देखी और कलावती पूरे दिन रोती भी लगती रही। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। दोनों भाई जो किसी समय एक ही पलटी पर बैठते थे, एक ही थाली में खाते थे और एक ही छाती से दूध पीते थे, उन्हें आज एक घर में एक गांव में रहना कठिन हो गया। लेकिन कल की साथ में बट्टा ना लगे, इसलिए ईर्ष्या और द्वेष की धड़कती हुई आग को राख के नीचे दबने की व्यर्थ चेष्टा की जाती थी। उन दोनों में अब भाई का स्नेह न था, केवल भाई के नाम की लाज थी। माँ भी जीवित थी, लेकिन दोनों बेटों का व्यवहार देखकर आंसू बहे करती। हृदय में प्रेम था पर नेत्रों में अभिमान न था। कुसुम वही थी, लेकिन वह छत न थी। दोनों भाई जब तक छोटे थे तब एक को रोते देखा दूसरे भी रोने लगता था। तब वह नादान, वे समझ और भोले थे। आज एक को रोते देखा दूसरा हंसना और तालियां बजाता। अब वह समझदार और बुद्धिमान हो गए थे। अब उन्हें अपने पराये की पहचान न थी। उसे समय यदि कोई छेड़ने के लिए एक को अपने साथ ले जाने की धमकी देता तो दूसरा जमीन पर बैठता और उसे आदमी का कुर्ता पकड़ लेता। अब यदि एक भाई की मृत्यु भी धमकाती तो दूसरे के नेत्रों में आंसू न आते। अब उन्हें अपने पराई की पहचान हो गई थी। बेचारे माधव की दशा बड़ी दयनीय भी
खर्च ज़्यादा था और आमदनी कम। उस पर कल मर्यादा का निर्वाह। हृदय चाहे रोए लेकिन होठ हंसते रहे। हृदय चाहे मालिन हो पर कपड़े में लेना हो। 4 पुत्र थे, 4 पुत्रियां और आवश्यक वस्तुएं। मोतियों के मोल कुछ उपायों की जिम्मेदारी कहाँ तक संभालती। लड़कों का ब्याह अपने वश की बात थी, मगर लड़कियों का विवाह कैसे करता। 2 पाई जमीन पहली कन्या के विवाह में भेंट हो गई। उस पर बाराती बिना भात खाए आंगन से उठ गए। शेष दूसरी बेटी के विवाह में निकल गई। साल भर बाद तीसरी बेटी का विवाह हुआ। पेड़ पत्ते भी ना बचे। अब की डाल भरपूर थी, लेकिन दरिद्रता और धरोहर में वही संबंध है जो मांस और कुत्ते में। इस कन्या का अभी गोना भी नहीं हुआ था कि माधव पर 2 साल के बकाया लगन का वारंट आ पहुंचा। कन्या के गोने जीरे रखे, गला चूटा चंपा इसी समय की ताक में थी। तुरंत नातेदारों को सूचना दी, तुम लोग बेसुध बैठे हो, यहाँ गहनों का सफाया हुआ जा रहा है। दूसरे दिन एक नाई 2 ब्राह्मण माधव के दरवाजे पर आकर बैठ गए। बेचारा के गले में फांसी पड़ गई। रुपए कहाँ से आए, ना जमीन न जायदाद, न बाग न बगीचा रहा। विश्वास वह कभी का उठ चुका था। अब यदि कोई संपत्ति थी तो केवल वही 2 कोठरियाँ जिसमें उसने अपनी सारी आयु बिताई थी, और उसका कोई ग्राहक न था। विलंब के कारण नाक काटी जा रही थी। विवश होकर वह केदार के पास आया और रोते हुए बोला, भैया इस समय मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। केदार बोला, माधव आजकल मैं भी बहुत तंग हूँ, भला मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ। तभी चंपा अधिकारपूर्ण स्वर में बोली, अरे तो क्या इनके लिए भी तंग हो रहे हैं। अलग भोजन करने से क्या इज्जत अलग हो जाएगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर केदार बोला, नहीं नहीं, मेरा ये प्रयोजन नहीं था। हाथ तंग है तो क्या कोई न कोई प्रबंध किया ही जाएगा। चंपा ने माधव से पूछा, 5-20 से कुछ ऊपर ही गहने रखे थे ना। माधव बोला, हाँ, ब्याज सहित कोई 125 रुपये होते हैं। केदार रामायण पढ़ रहे थे, फिर पढ़ने में ही लगे रहे। तब चंपा ने तत्व की बातचीत शुरू की। रुपया तो बहुत है हमारे पास, होता तो कोई बात न थी, लेकिन हमें भी दूसरों से दिलाना पड़ेगा। और महाजन बिना कुछ लिखा है, पढ़ाई रुपए देता नहीं। यह सुन माधव सोचने लगा, यदि मेरे पास कुछ लिखने पढ़ने को होता तो क्या और महाजन मर गए थे तुम्हारे दरवाजे आता क्यों। यह सोचकर वह बोला, पढ़ने लिखने को मेरे पास है ही क्या। जो कुछ जगह जायदाद है वह यही घर है। चंपा और केदार ने एक दूसरे को मरमभेदी नेत्रों से देखा और मनी मन कहा, क्या आज सचमुच जीवन की प्यारी अभिलाषाएं हैं। लेकिन हृदय की यह उमंग मुंह तक आते आते गंभीर रूप धारण कर गई। चंपा बड़ी गंभीरता से बोली, घर पर तो कोई महाजन कदाचित ही रुपया दे, शहर हो तो कुछ किराया ही आवे, लेकिन गांव में तो कोई सेत में रहने वाला भी नहीं। फिर साजे की चीज ठहरी। केदार डर गए कि कहीं चंपा की कठोरता से खेल बिगड़ न जाए। बोल, मेरी एक महाजन से जान पहचान है, वह कदाचित कहने सुनने में आ जाए। केदार की बात सुनकर चंपा नहीं उसकी युक्ति की सराहना करते हुए कहा, लेकिन 2-3 20 से अधिक मिलना कठिन है। केदार ने जान पर खेलकर कहा, अरे बहुत दबाने पर 4-20 हो जाएंगे। और क्या। इस बार चंपा ने तेज नजरों से केदार की ओर देखा और नाना मन से बोली, महाजन ऐसे अंधे नहीं होते। अपने भाई बावत के इस गुप्त रहस्य को माधव अब कुछ कुछ समझने लगा। वह आश्चर्यचकित था कि इनके बुद्धि कहाँ से मिल गई। बोला, और रुपए कहाँ से आएंगे। चंपा चिढ़ते हुए बोली, और रुपयों के लिए और फिक्र करो, 125 रुपये इन 2 कोठरियों के इस जन्म में कोई नहीं देगा। 4-20 हो चाहो तो एक महाजन से दिलवा दूं, पढ़ा लिखा लो। इन रहस्यों को सुनकर माधव को शंका होने लगी। वह भयभीत हो गया
कि कहीं ये लोग मेरे साथ कोई गहरी चाल तो नहीं खेल रहे हैं। वह दृढ़ता के साथ अकड़ कर बोला, और कौन सी फिक्र करूं, गहने होते तो कहता दो रख दो, यहाँ तो कच्चा सूत भी नहीं है। जब बदनाम हो ही गया हूँ तो क्या 10 के लिए क्या 50 के लिए, दोनों एक ही बात है। अगर घर बेचकर मेरा नाम रह जाए तो यहाँ तक तो मंजूर है, लेकिन घर भी बेचूं और उस पर भी प्रतिष्ठा धूल में मिले, ऐसा मैं नहीं करूँगा। केवल नाम का ध्यान है। नहीं, एक बार नहीं कर आऊँ तो मेरा कोई क्या कर लेगा। और सच पूछो तो मुझे नाम की कोई चिंता नहीं है। मुझे कौन जानता है, संसार तो भैया पर ही हंसेगा। माधव के मुंह से ऐसी बात सुनकर केदार का मुंह सूख गया। चंपा भी चकरा गई। वह अपने आप को बड़ी चतुर, वाक्य निपुण रमणी समझ रही थी। उसे माधव जैसे गवार से ऐसी दृढ़ता की आशा न थी। उसने माधव की ओर आधार की दृष्टि से देखा और बोली, लाल, तुम कभी कभी बच्चों जैसी बातें करते हो। भला इस झोपड़ी पर कौन 100 रुपये निकाल कर देगा। तुम 125 के बदले 100 ही दिलाओ। मैं आज ही अपना हिस्सा बेचती हूँ, उतना ही मेरा भी तो है। घर पर तो तुम्हें वही 4-20 मिलेंगे। माधव ने कहा, हाँ, और रुपयों का प्रबंध हम आप कर देंगे। इज्जत हमारी तुम्हारी एक ही है। वह न जाने पाएगी, वह रुपया अलग खाते में चढ़ा लिया जाएगा। माधव की इच्छाएं पूरी हुई। उसने मैदान मार लिया। वह सोचने लगा, मुझे तो रुपयों से कम है, चाहे एक नहीं 10 खाते चढ़ा लो, मेरा मकान वह जीते जी नहीं छोड़ने का। यह सोचकर वह प्रसन्न होकर वहां से चला गया। माधव के जाने के बाद केदार और चंपा ने अपना कपट भेष त्याग दिया और काफ़ी देर तक एक दूसरे को इस कड़े सौदे का दोषी सिद्ध करने की चेष्टा करते रहे। फिर अंत में मन को इस तरह संतोष दिया कि भोजन बहुत मधुर नहीं, लेकिन भर कठोर तो है। रहा घर तो देखेंगे कि श्यामा रानी इस घर में कैसे राज करती है। केदार के दरवाजे पर 2 बल खड़े हैं। इनमें कितनी शक्ति है, कितनी मित्रता और कितना प्रेम है। दोनों एक ही जुए में चलते हैं, बस इनमें इतना ही नाता है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब इनमें से एक चंपा के मायके मांगने गया था तो दूसरे ने 3 दिन तक याद में मुंह नहीं डाला। किंतु शौक एक गुड़ के खेल भाई एक छाती के दूध पीने वाले आज इतने बेगाने हो रहे हैं कि एक घर में रहना भी नहीं चाहते। प्रातःकाल का समय था। केदार के द्वार पर गांव के मुखिया आए और मुंशी दाता दयाल चारपाई पर बैठकर रेहान का मसवीदा तैयार करने लगे। वह बार बार कलम बनाते और बार बार खत रखते, लेकिन खत की शान ने सुंदरता थी। केदार का मुखारविंद विकसित था और चंपा फूली नहीं समाती। माधव का चेहरा तो मुरझाया हुआ था। तभी मुखिया ने कहा, भाई ऐसा ही है ना भाई, ऐसा शत्रु। केदार ने छोटे भाई की लाज रख ली। फिर लंबरदार ने अनुमोदन किया, भाई हो तो ऐसा हो। मुख्तार ने कहा, भाई सपूतों का यही काम है। दाता दयाल ने पूछा, रेहान लिखने वाले का नाम? बड़े भाई ने कहा, माधव वलद शिवदत्त। माधव ने बड़े भाई की ओर आश्चर्यचकित दृष्टि से देखा। उसकी आंखें डबडबा आई। केदार उसकी ओर देख न सका। लंबरदार, मुखिया और मुख्तार भी विस्मित हुए। क्या केदार खुद ही रुपया दे रहा है? बातचीत को किसी साहूकार की थी। जब घर में ही रुपया मौजूद है तो इस रेहान नाम की आवश्यकता ही क्या थी? भाई भाई में इतना विश्वास? अरे राम राम, क्या माधव ₹80 का भी महंगा है, और यही दवा ही बैठता तो क्या रुपए पानी में चले जाते। सभी की आंखें सैन द्वारा परस्पर बातें करने लगी, मानो आश्चर्य की कथा नदी में नौकाएं डगमगाए। श्यामा दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी। वह हमेशा केदार की प्रतिष्ठा करती थी, लेकिन आज केदार लोककृत ने उसे अपने जीत को
आधे हाथों लेने और से मैं रोका। उसकी आत्मा बूढ़ी अम्मा देखता ने हूँ। जब यह मित्र ने सुना कहा, तो अच्छा सूखी तो नदी यही उमड़ मिसिस आई। विपिन है। उसने एक बार विपिन आसमान बोला, की जी ओर हाँ, देखा यही और वह माथा देवी पीटने है। लगी। अब तो उसे उस दोस्तों, आज दिन की की कहानी याद आई आपको कैसी लगी जब ऐसा कमेंट ही करके सुहाना जरूर सुनहरा बताना। प्रभात वीडियो था अच्छी और लगी तो दो लाइक प्यारे और प्यारे शेयर बच्चे करना। उसकी चैनल गोद पर में पहली बैठे बार उछल आए कूद हैं तो कर चैनल को रोटी सब्सक्राइब दूध जरूर खा रहे करना। थे। उसे मिलते हैं उस किसी समय नई ममता वीडियो के की साथ, आंखों तब में तक के कितना लिए बाय अभिमान था, बाय। हृदय में कितना उत्साह, किंतु आज वह आंखों में लज्जा और हृदय में शोक संताप। उसने धरती की ओर देखा और करुण स्वर में बोली, हे प्रभु, क्या ऐसे पुत्रों को ही मेरी कोख से जन्म लेना था। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।